गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका फुल ट्रेंगुलर वेव फॉर्म के लिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आरएमएस का एंड पीक कामा आप फॉर्म फैक्टर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स। तो उसमें आज कौन सा वेव हमने उठाया, एक ट्रेंगुलर फुल वेव फॉर्म उठाया। ठीक, तो ट्रेंगुलर फुल वेव फॉर्म क्या क्या होता है कि ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का एक फिक्स शेप नहीं है कि हम उसको कह दें कि यही आपका ट्रेंगुलर है। फिक्स शेप ना होने का मतलब ये है कि ट्रेंगुलर वेव फॉर्म इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। मतलब एक फिक्स वो नहीं है कि हम आपको एक फिक्स पे आपको बता दें, आप याद कर लें या कर लें। मतलब ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का कई शेप होता है और सारे के सारे ट्रेंगुलर वेव फॉर्म कहलाते हैं। तो हम आपको एक किसी इन सब में से एक शेप पे बात करेंगे जिसके जिसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग एवरेज आरएमएस फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो पहले हम वेव फॉर्म बना लेते हैं। एक हमने ट्रेंगुलर शेप का फुल वेव फॉर्म ले लिया। फुल वेव फॉर्म का मतलब इसमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल आपको दोनों दिखे। ठीक, अब बात करेंगे कि ये जो वेव फॉर्म बना है किसके लिए बना है। तो वाई एक्सिस पे देखेंगे क्या लिखा है, तो वाई एक्सिस पे देखेंगे हम स्मॉल v लिखा हुआ है। यानी कि अब आपको ये ध्यान देना कि वाई के v किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो v किसका रिप्रेजेंटेशन है, वोल्टेज का। यानी कि जो वेव फॉर्म बना हुआ किसके लिए बना हुआ है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए बना हुआ। मतलब किसके लिए बना हुआ है, एक आपका पीरियोडिक वोल्टेज वेवफॉर्म बना हुआ है जो कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा है। यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। क्लियर है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में वैरी कैसे कर रहा है, तो देखेंगे कि 0 से पाई के अंदर ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव साइकिल दे रहा है, और पाई से 2 पाई के अंदर क्या दे रहा है, नेगेटिव साइकिल दे रहा है। 0 से पाई के अंदर पॉजिटिव साइकिल, पाई से 2 पाई के अंदर नेगेटिव साइकिल। ठीक, तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखेंगे। एक्सप्रेशन फॉर द वेव फॉर्म। अब बात करेंगे एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे। तो देखेंगे क्या है कि ये जो ट्रेंगुलर शेप का जो वेव फॉर्म का ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली मतलब जैसे जैसे हम थीटा एक्सिस पे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो वैल्यू v एक्सिस पे भी बढ़ेगा। ठीक, यानी ये क्या है, एक सिंपल लाइन है। ठीक, तो सिंपल लाइन के लिए हमको अगर इक्वेशन लिखना होता है, जैसे एक सिंपल लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिए है, यहाँ से, ये पॉजिटिव वाले साइकिल से। इस पॉइंट पे पॉइंट क्या है, 0 0 है। ठीक, और इस पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई कामा वी एक्स लिखेंगे। कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक, इस वेव फॉर्म के इस लाइन को देखते हुए हम लोग लिख रहे हैं, जिसको हमने डार्क कर दिया है कि हमको विशेष रूप से इस लाइन पे ध्यान देना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है। इस लाइन का इक्वेशन इस पॉइंट पे 0 0 है। 0 मतलब किस पॉइंट किस तरह से लिखते हैं, x कामा y। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब बात करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपका x भी 0 है, y भी 0, और इस पॉइंट पे क्या है आपका x की वैल्यू पाई है, और v की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या है, p मैक्स। ठीक, अब बात करेंगे कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस क्या लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखते हैं। y माइनस y1 करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, y एक्सिस पे क्या है v है तो यहाँ v लिखेंगे। अब y1 किसको करेंगे, ये x1 है, पॉइंट आउट कर दें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है v max, y1 क्या है 0, x2 क्या है, x2 आपका पाई है और x1 क्या है 0 है। x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, x1 क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा v बराबर v max बाई पाई इंटू थीटा। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फॉर्म हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फॉर्म के लिए क्या यूज किया हम लोग, ये लाइन के इक्वेशन का स्टेप्स यूज किए निकालने के लिए। तो ये हमारा v इक्वल टू वी मैक्स बाई पाई इंटू थीटा आ गया। अब इस v की वैल्यू वेरी कैसे कर रही है वो देखेंगे हम। इस v की वैल्यू वेरी कैसे कर रही है, ये v मैक्स बाई पाई इंटू थीटा है। कब, जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई से छोटी है। और यही वैल्यू माइनस बी मैक्स बाई पाई इंटू थीटा होती जब ये क्या होगा, पाई से बड़ी और थीटा पाई से बड़ी और 2 पाई से छोटी होती। ठीक, अब हमको पहला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। पहला कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो पहला हमारा कैलकुलेशन है एवरेज वैल्यू का। एवरेज वैल्यू किसका निकालेंगे, इस वेव फॉर्म का। ये वेव फॉर्म किसका है, जो y एक्सिस में, y एक्सिस पे क्या है v, यानी कि वोल्टेज का निकालने है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग वेव्स का जब आप एवरेज वैल्यू निकालने जाएंगे तो उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रल ऑफ t1 टू t2 v इंटू डी थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे थीटा है, x रहता है तो dx लिखते। ठीक, अब बात करेंगे कि जब भी एवरेज वैल्यू निकालने जाते हैं तो हमने आपको बताया था एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात, कि पीरियाडिक वेव के लिए जब हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस पीरियोडिक वेव में देखेंगे कि एक हाफ में पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, सेकेंड हाफ में निगेटिव वैल्यू मिलता है। किस के सेकेंड हाफ में फुल वेव के फुल वेव पीरियोडिक वेव फॉर्म में एक हाफ में पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, एक सेकेंड हाफ में निगेटिव वैल्यू मिलता है। तो जिससे उनका जब एवरेज निकालते हैं फुल एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो हमेशा क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक, तो जब भी हमको किसी भी पीरियोडिक वेव का क्या निकालना होता है, पीरियोडिक वेव का हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं। तो हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे तो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 से पाई के अंदर। तो जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 और जो फाइनल वैल्यू है वो पाई। तो इनिशियल वैल्यू को किससे लिख रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को t1 से लिख रहे हैं और फाइनल वैल्यू को t2 से लिख रहे हैं। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको पुट करते चलेंगे, बढ़ेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे। तो 1 अपॉन पाई माइनस 0, 0 से पाई, 0 से पाई के अंदर v की वैल्यू क्या है, v मैक्स बाई पाई इंटू थीटा डी थीटा। v मैक्स बाई पाई बाहर ले लेंगे तो v मैक्स बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0 टू पाई थीटा डी थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, v मैक्स बाई पाई स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 0 से पाई का लिमिट लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये v मैक्स अपॉन 2 पाई स्क्वायर ब्रैकेट में पाई स्क्वायर माइनस 0, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगा v मैक्स बाई 2। कि v मैक्स बाई 2 किसके लिए आ रहा है, फुल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए। कि किसी भी फुल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है हमेशा उसके मैक्सिमम, v मैक्स क्या है,
इस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो उसके मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, आधा होता है। क्लियर है, उसके मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, एवरेज वैल्यू आधा होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, एवरेज वैल्यू आधा होता है। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा, अगर 5 होगा तो एवरेज वैल्यू 2.5 होगा, अगर एवरेज वैल्यू 10 होगा तो उसका अगर मैक्सिमम वैल्यू ट्रेंगुलर वेव का 10 होगा तो उसका एवरेज वैल्यू 5 होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपका ट्रेंगुलर वेव का 20 होगा तो एवरेज वैल्यू उसका कितना होगा, एवरेज वैल्यू उसका हमेशा आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा अगर 20 है तो। इस तरीके से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक, अब बात करेंगे आरएमएस वैल्यू की। तो नंबर 2 में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग, तो आरएमएस वैल्यू का पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर 1/T2 माइनस T1 T1 टू T2 वी स्क्वायर डी थीटा। यहाँ से स्क्वायर रूट इधर करेंगे तो वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब आपका T1 T2 क्या है, T1 आपका 0 है और T2 क्या है आपका पाई है, तो पाई माइनस 0 अपॉन 0 टू पाई। अब 0 से पाई के अंदर b की वैल्यू क्या है, ये है ब्रैकेट के अंदर बी मैक्स अपॉन पाई इंटू थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 1/पाई और बी मैक्स इंटू बी मैक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर को भी बाहर ले लेंगे और 0 टू पाई थीटा स्क्वायर डी थीटा, थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा थीटा क्यूब अपॉन 3, 0 टू पाई के लिमिट में। फिर यहाँ पे वी आर एम एस स्क्वायर आ जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब 3 पाई क्यूब, और अंदर कितना हो जाएगा पाई क्यूब माइनस 0, पाई क्यूब से पाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आर एम एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी मैक्स बाई √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फुल वेव ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का क्या निकाल लेते हैं, फुल वेव ट्रेंगुलर वेव फॉर्म का हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि कितना होता है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√3 टाइम्स होता है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/√3 टाइम्स होता है। कहने का मतलब अगर इस फुल वेव स्क्वायर फुल वेव ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो आरएमएस वैल्यू 10/√3 हो जाएगा, 5 है तो 5/√3 हो जाएगा, 6 है तो 6/√3, इसी तरह 100 है तो 100/√3 हो जाएगा डिफरेंट टाइप वेव के लिए आपका आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस के बाद हम लोग किस चीज का कैलकुलेशन करेंगे, तीसरा पॉइंट जिसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, केएफ, और चौथा पॉइंट जिसको पीक फैक्टर कहते हैं, केपी। इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो इनका कैलकुलेशन आप करेंगे, आपको पूरे 10 से 15 मिनट दिए जाएंगे कि आप इसका कैलकुलेशन करें, उसके बाद बताया जाएगा। फिर आप हम लोग लास्ट में ये मिलाएंगे कि किनका किनका कैलकुलेशन सही आया। ठीक, तो पहले एक बार एवरेज देखेंगे, आरएमएस देखेंगे, और फिर इन आरएमएस और एवरेज को समझते हुए, आरएमएस को समझते हुए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का कैलकुलेशन आपको करना है। क्योंकि पिछले 3 हम डी पॉइंट पे चले, यानी कि ए बी सी पॉइंट में हमने आपको फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का कैलकुलेशन करना कैसे करना वो आपको सिखाया है, बताया गया है। ठीक, अब आपको उन्हीं की हेल्प से आपको यहाँ पे फुल वेव ट्रेंगुलर वेव फॉर्म के लिए क्या करना है, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर का कैलकुलेशन करना है, और साथ ही साथ आपको इनके डिफिनीशन को भी मेमोराइज करना है कि इनका डिफिनीशन क्या बताया गया है। ठीक, तब तक आप लोग करें।
फिर भी यही बात बोलूंगी कि बहुत छोटे से और बहुत आगे तक आ चुके हैं, लेकिन कहते नहीं है कि अभी यहां रिलेटेड टू एलम। होप आपको दिख पा रहा है पूरा क्वेश्चन? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, स्क्रीन में आपका पूरा क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी से क्वेश्चन पूछा है, फिटकरी किससे से संबंधित तथ्य कौन सा है? क्या ये रक्त का स्कंदन करती है? ये एक त्रिक लवण है, मतलब ट्रिपल साल्ट है? क्या ये ऊर्ध्वपातन का प्रदर्शन करती है, या क्या ये प्रकृति से जहरीली होती है? चार में से कौन सा वन? वेरी कम, वेरी गुड, मॉलिक्यूल लवण है, ना कि साल्ट में काउंट नहीं लवण है। फिट गैस में पहला करती है, तो फिटकरी जो कि एक द्विक लवण है जिसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। नॉन मेटल विच कैच द फायर इन ओपन एयर, इनमें से कौन सी अधातु हवा की उपस्थिति में जलने लग जाती है? जल्दी से बताइए। कृतिका गुर्जर, ब्लड क्लॉटिंग, वेरी गुड। शिवम ठाकुर, वेरी गुड। फॉस्फोरस को लग जाते हैं कि फॉस्फोरस सफेद जिसका रासायनिक, जिसे ठंडे। क्वेश्चन जल्दी से देखिए, जल्दी से बताओ, ये मैं नहीं बता रहे। भवा बच्चे सारे अब बीटा होती है भाई, याद में कौन सी अधातु हवा की उपस्थिति में जलेगी जिसे ठंडे जल में डुबो कर रखना पड़ेगा? आंसर होगा व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। क्वेश्चन पूछा है आपसे, विच इज यूज टू एब्सॉर्ब रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जल्दी से बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। वेरी गुड। हाँ, लेवल मंजीत मोहित चौहान, थंबनेल में अपनी फोटो चेंज करवा लो। अच्छा, लिख लो मेरे सजेशन पे। ठीक है, तो याद रखो कि लेड के अंदर और प्याज के अंदर, लिख लो यहीं पर, सॉरी, हाँ, याद रखना कि लेड के अंदर और प्याज के अंदर, लेड के अंदर और प्याज के अंदर प्लस अनियन, लिख लो प्याज, लेड और प्याज। अगर तुमसे पूछे कौन सी सब्जी जो कि रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित करती है, तो प्याज के अंदर भी रेडियोधर्मी किरणें अवशोषित करने की क्षमता होती है। याद रखिएगा बच्चा, ये पुराना रिपीटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो क्या पूछ रहा है आपसे। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर इन ऑक्टेन। जल्दी से बताओ, ऑक्टेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करके ऑक्टेन, ऑक्टेन में हाइड्रोजन तीन प्रकार, नाम से ही लग रहा होगा ये एन मतलब पेयर्स में है 100% ज्यादा ग्लिसरीन जो आपके चेहरे को दे एक खास गोल्डन ग्लो। पेयर्स गोल्डन ग्लो। सरल फॉर्मूला एन के 1 है, 28 द अदर नेम। तो ऑक्टेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना अपना फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, पीक फैक्टर क्या आएगा, इसकी सही जानकारी आपको तब मिलेगी जब आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या आना चाहिए। ठीक, तो उससे आप मैच कराएंगे। तो फॉर्म फैक्टर का पहले बात करें, डिफिनीशन आपको क्या बताया गया था। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। क्लियर है? फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो है? आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का। ठीक, तो जब आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो देखें, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्लियर है? आरएमएस वैल्यू कितना है? आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम बाय √3 है। एवरेज वैल्यू कितना है हमारा? मैक्सिमम बाय 2 है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कट गया, यानी कि कितना बचेगा? √3, 2 बाय √3 बचेगा। यानी कि फॉर्म फैक्टर कितने के बराबर हो गया? 2 बाई √3 के बराबर। ठीक, अब पीक फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे
तो पीक फैक्टर का कैलकुलेशन करने से पहले तो आप लोग मैच करा लेंगे कि किनका सही आया है 2/√3। ठीक, अब पीक फैक्टर की बात करेंगे कि पीक फैक्टर का डिफिनीशन क्या है। तो पीक फैक्टर को डिफाइन किया गया था कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, क्या बताया गया, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू इज नोन एज पीक फैक्टर। लिखेंगे Kp is equal to maximum value upon RMS value। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो Vmax है, RMS वैल्यू क्या है, Vmax/√3 है। तो Vmax से Vmax कैंसिल हो गया, यानी कि किसके बराबर, √3 की वैल्यू 1.732 ये होता है। तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई, 1.732, ये हो गया पीक फैक्टर। तो आपको बताया गया था कि किसी भी पीरियोडिक वेव के लिए जो हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो उस वेव का क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब कभी भी उस वेव के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर उस वेव का उतना ही आएगा, भले ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको चेंज मिल सकती है, उसकी आरएमएस वैल्यू चेंज मिल सकती है, उसकी एवरेज वैल्यू चेंज मिल सकती है, लेकिन उसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ठीक, उसका फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, भले ही उसका मैक्सिमम वैल्यू चेंज मिलेगा, आरएमएस वैल्यू चेंज मिलेगा, एवरेज वैल्यू चेंज मिलेगा, लेकिन इन वैल्यूज में कभी भी चेंज नहीं मिलेगा किसी भी पीरियोडिक वेव के लिए। जब हम उस सेम वेव का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जब किसी भी शेप के ट्रेंगुलर वेव का कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा फॉर्म फैक्टर आपका 2/√3 आएगा, पीक फैक्टर हमेशा 1.732 आएगा। तो बहुत से बच्चों ने कैलकुलेशन करके देखा होगा तो वो इतना ला चुके होंगे कि फॉर्म फैक्टर 2/√3 आया होगा और उनका पीक फैक्टर कितना आया होगा, 1.732 के नियर अबाउट या एज इट इज सेम आया होगा। ठीक, ये चीजें हैं। तो हमने बताया कि ट्रेंगुलर वेव कई शेप के होते हैं, तो किसी भी शेप का जब हम ट्रेंगुलर वेव उठा करके डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमेशा एवरेज, पहले तो उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। अब बात करेंगे कि उसके एक्सप्रेशन में क्या होगा कि उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद उसका इंटीग्रल फार्मूला ध्यान रखेंगे कि 1/T2 - T1 इंटीग्रल ऑफ T1 to T2 b d थीटा, और फिर उसके बाद आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू मैक्सिमम/√3 के बराबर आएगा। लेकिन उससे पहले आपको उसके आरएमएस वैल्यू का इंटीग्रल फार्मूला ध्यान होना चाहिए कि पीरियोडिक वेव के लिए कितना कैसे कैलकुलेट होता है। वो क्या होगा, √1/T2 - T1 T1 इंटीग्रल ऑफ T1 to T2 b² d थीटा। ठीक, अब एक चीज हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि जब भी ट्रेंगुलर वेव इस तरीके का होगा, एक ये पॉजिटिव है एक ये निगेटिव है, तो इसमें ये जो लाइन है देखेंगे दो कैटेगरी में है। दो कैटेगरी में मतलब एक लाइन क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, एक क्या है डिसेंडिंग, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, एक इंक्रीज कर रहा है 0 पॉइंट से और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट हमने जैसे 0π 2π लिया था तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, π/2 होगा, यानी कि 0 से π/2 तक ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अब π/2 से π तक ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस v की दो वैल्यू होगी, एक 0 से π/2 तक होगा और एक π/2 से π तक होगा, और उसको पूरे को यूज करेंगे, इसको करेंगे, फिर फाइनली हमारा आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से सिलेबस के अनुसार जितना भी आपका कैलकुलेशन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव या पीरियोडिक वेव्स का, तो पहला आपका हो गया ट्रेंगुलर, पहला आपका हो गया फुल वेव स्क्वायर वेव फॉर्म, फिर दूसरा आपका फुल वेव साइनोसाइडल वेव फॉर्म, तीसरा हाफ वेव साइनोसाइडल वेव फॉर्म, और चौथा आपका हो गया ट्रेंगुलर फुल वेव वेव फॉर्म। ठीक, तो इन सारे का आपने कैलकुलेशन कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।